नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में अपनी सीरीज़ ओसीडी रियल लाइफ स्टोरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आपसे एक नया केस शेयर करूँगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आज का नया केस डिस्कस करते हैं। वो मेरी शायद 7वीं या 8वीं दिवाली थी जब पहली बार मेरे मन में इंट्रूसिव थॉट आया। मैं तब अपने नाना के लिविंग रूम में था अपनी मम्मी के साथ, और अचानक से ये थॉट मेरे दिमाग में कहीं से कूद के आया कि मेरी माँ को मर जाना चाहिए, मेरी माँ मर जाए, मैं चाहता हूँ मेरी माँ ख़त्म हो जाए। मुझे याद है वो पहला पैनिक अटैक, और तब मैंने अपनी मम्मी को बताया कि मैंने क्या सोचा। तो उस पर मेरी मम्मी बोली कि ये तो एक बेकार सी थॉट है और ऐसा तो अक्सर सभी को आता रहता है। अपने ज़िंदगी भर के उस कंपेनियन, उस दोस्त के साथ ये मेरा पहला कांटेक्ट था। पहली बार मेरा परिचय हुआ अपने ज़िंदगी भर के साथ रहने वाले एक दोस्त के साथ। वो एक ऐसा पीरियड था जब मैंने बहुत सारी ऐसी थॉट्स एक्सपीरियंस की जिसकी वजह से मैं बिल्कुल पगला जाता था। मुझे याद है कि मैं एक बार मंदिर गया था और मैंने सोचा कि कृष्ण भगवान तो कमीने हैं, भगवान तो कमीना है, परमात्मा बहुत बड़ा गधा है, बेवकूफ़ है। और ऐसा सोचते ही मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट हुआ और मैंने भगवान से एकदम माफ़ी की गुहार लगा दी और मैं माफ़ी मांगने लगा भगवान से। पर मैंने उन थॉट्स को बहुत ही बेहूदी, बहुत ही बेकार की थॉट्स के तौर पे लेबल कर दिया और ऐसा सोचा ये तो सभी को आती हैं। वो दौर निकल गया जैसे तैसे, और जब मैं 6th-7th क्लास में पहुंचा तब तक मेरी लाइफ काफ़ी नॉर्मल हो चुकी थी। 12 साल की उम्र में मैं सोने से पहले अक्सर अपने बाथरूम का जो नलका था उसे खोल बंद करता रहता था जब तक कि मुझे ऐसा ना महसूस हो कि अब बिल्कुल सही कर दिया मैंने। क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैंने सही से इसको बंद नहीं किया तो मेरे फैमिली का कोई मेंबर, मेरे फैमिली में कोई मर जाएगा। अगर मैं कुछ लिख रहा होता था और मेरा होमवर्क अगर परफेक्ट नहीं होता था तो मैं उस पेज को फाड़ देता था और बार बार लिखता रहता था जब तक कि वो परफेक्टली ना लिख दूं मैं। आप सोच सकते हैं कि मैंने अपनी कॉपियों के पन्ने कितने फाड़े होंगे, कितनी बार मैंने उनको फाड़ा होगा जब तक कि मुझे ये ना महसूस हो कि मैंने बिल्कुल सही लिख दिया है। अगर मैं अपने एग्ज़ाम में कुछ बहुत परफेक्ट आंसर परफेक्ट तरीके से नहीं लिख दिया करता था तो मैं बार बार उसको अपने मन में सोचता रहता था कि क्या जो मैंने लिखा है वो सही लिखा है। अपने को कन्विंस करने की कोशिश करता था कि मैंने बिल्कुल सही लिखा है और मेरी जो टीचर हैं वो बिल्कुल सही आंसर ही पढ़ेंगी। ना ही सिर्फ एग्ज़ाम के दौरान, एग्ज़ाम के बाद भी मैं यही सोचता रहता था कि क्या मैंने अपने एग्ज़ाम में सही आंसर लिखा था, क्या सारी चीज़ें लिख दी थी जो मैं लिखना चाहता था। और अगर मैं एक बार अच्छे से क्लियरली एक ही बार में पूरा आंसर दिमाग में रिपीट नहीं कर लेता था तो मुझे लगता था कि शायद मैं कुछ भूल गया हूँ, शायद मैंने कुछ मिस कर दिया है। और जब तक मैं बार बार इसे रिपीट करके एक ही बार में पूरा बिना किसी हिचक और बिना किसी रुकावट के जब तक अपने मन में कोई आंसर सोच नहीं लेता तब तक शायद मेरा आंसर गलत ही होगा और शायद सही तरह से मैं अपनी थॉट्स लिख ही नहीं पाऊंगा और ऐसे में शायद मेरे अच्छे मार्क्स आ ही नहीं पाएंगे। ये जो आंसर को बार बार सोचने की जो मेरी आदत थी, थॉट्स थी, ये इतनी ज़्यादा होती थी कि जब भी मैं अपनी कुर्सी पर बैठता पढ़ने के लिए, फिर किताब उठाता, फिर अपनी कुर्सी से उठता और जो भी मैं मूवमेंट करता था हर दौरान मेरे को ऐसा लगता था कि कहीं मैंने अपना आंसर मिस तो नहीं कर दिया और मुझे बार बार करना पड़ेगा, बार बार सोचना पड़ेगा ताकि मैं परफेक्टली अपना आंसर सोच सकूं। और ऐसे ही करते करते मैं आंसर से हटके अपने बॉडी मूवमेंट्स पर मेरा फोकस आ गया। मतलब मेरा कुर्सी पर बैठना, कुर्सी से उठना, किताब का उठाना, किताब के पन्ने पलटना, ये सारे जो मेरे मूवमेंट्स होते थे मेरे हाथ पैर शरीर के, इन सब को बिल्कुल परफेक्टली से मुझे करना होता था। अगर मैंने परफेक्टली नहीं किया तो मुझे लगता था कि मैं शायद सही से पढ़ने नहीं बैठा, शायद मेरा पूरा अटेंशन नहीं लगेगा, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाऊंगा और इस वजह से मुझे बार बार ये मूवमेंट्स रिपीट करने पड़ते थे ताकि मैं सही तरह से सही माइंडसेट के साथ पढ़ने के लिए बैठूं। और अगर मैं अपने ये सारे रिचुअल्स, सारी आदतें अगर एक एक करके बार बार रिपीट नहीं करता था तो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी मुझे होने लगती थी। इसी तरह चीज़ें 3 साल तक चलती रहीं। तब तक मैं समझ चुका था कि मैं नॉर्मल नहीं हूँ, पर किसी तरह से मैं खुद को कन्विंस कर चुका था कि शायद यही सब लोग करते हैं। मैं जब जब अपनी मम्मी से इस बारे में कभी कुछ डिस्कस कर लिया करता था तो हमेशा वो यही कहती थी, अरे ये तो नॉर्मल सी बात है, ये तो हर कोई करता है, इसको इतना सीरियसली मत लो, दिमाग में इतना सब फालतू मत सोचो। और मैं भी यही सोचता रहता था, खुद को कन्विंस कर लेता था कि ये तो सभी करते होंगे।
और साथ ही साथ ये जो मेरे स्ट्रेंज से रिचुअल्स हुआ करते थे, अजीब अजीब से बिहेवियर हुआ करते थे, ये मुझे बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करते थे। बस कभी कभी थोड़े थोड़े टाइम के लिए मेरे को लाइफ में ये इंटरफेयर करते थे, जब मुझे पता ही नहीं चलता था कि मैं कब इनके कंपल्जन्स में इन्वॉल्व हो रहा हूँ, इंगेज हो रहा हूँ। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होता था कि मेरे साथ कुछ गलत है और मैं अपनी नॉर्मल लाइफ जीता रहा। तो कंपल्जन्स के दौरान तो मुझे इनका होश ही नहीं रहता था और मैं बस इन्हें रिपीट करता था और जैसे तैसे इनके साथ एक नॉर्मल सी लाइफ जी रहा था। अक्सर मैं जब इन रिचुअल्स को किसी ऐसी सिचुएशन में करने के लिए मजबूर हो जाता था जो कि सोशल सिचुएशंस होती थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा सोशल एंजाइटी आती थी। मैं बिल्कुल भी उस सिचुएशन में अपने को नॉर्मल फील नहीं करता था। वही ऐसी सिचुएशन थी जहां मुझे बड़ा अजीब महसूस होता था, बड़ा अनकंफर्टेबल महसूस होता था। और इस वजह से लोगों के साथ, बच्चों के साथ अपनी क्लास के मेरा इंटरेक्शन कम हो गया। मैंने उनके साथ बातचीत करनी कम कर दी। सेंटर ऑफ अटेंशन बनना मैंने छोड़ दिया, जो कि बचपन में एक टाइम पर मैं बन जाया करता था किसी भी ग्रुप में सेंटर ऑफ अटेंशन। पर क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी सी महसूस होती थी, और इसे मैं सोशल एंग्जाइटी कहूँगा, हालांकि ये सोशल एंग्जाइटी नहीं होती, पर मुझे ऐसी सोशल सिचुएशंस में जब बहुत तेज़ एंग्जाइटी होती थी तो मुझसे टॉलरेट नहीं होता था। और यही कुछ ऐसा सिम्टम था या ऐसा कोई मेरा बिहेवियर था, ऐसी फीलिंग थी जिसको मैं बहुत ही अजीब मानता था। जब मेरे बॉडी मूवमेंट्स बड़े अजीब से हो जाया करते थे अपने इन रिचुअल्स की वजह से, जिसमें कि मैं उठते बैठते अपने मूवमेंट्स को बहुत परफेक्टली परफॉर्म करने के लिए फोकस करता था, तो अक्सर मैं बड़ा पैनिक कर जाता था, क्योंकि मुझे अक्सर दूसरे नोटिस कर लेते थे और बोलते थे कि गे लोग इस तरह से बैठते हैं, होमोसेक्सुअल इस तरह से बैठते हैं, वो अपने नाखूनों को, अपने हाथों को इस तरह से देखते हैं, वो अपने बालों को इस तरह से ब्रश करते हैं, इस तरह से कंघी करते हैं, इस डायरेक्शन में या उस डायरेक्शन में बैठना देखना, ये तो गे लोग करते हैं। मेरे क्लास के बच्चे, मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते थे और मैं बड़ा ही अनकंफर्टेबल महसूस करता था। फिर मैं अपने को देखता था और मैं श्योर होने की कोशिश करता था कि मैं वो सब अजीब अजीब चीज़ें कर तो नहीं रहा जो दूसरों में बता रहे हैं। और जैसे ही मैं नोटिस करता था कि मैं कुछ कर रहा हूँ अजीब सा, तो मैं एकदम से अपने बॉडी लैंग्वेज को बदल देता था, क्योंकि उस वक्त मेरे को और भी बड़ा एम्बैरेसिंग लगता था कि लोग मुझे गे समझ रहे हैं, और ये बड़ा गंदा महसूस होता था कि जब लोग मुझे गे कहते थे। इसलिए मैं इमीडिएटली अवेयर होकर अपनी इस बिहेवियर को, अपने इस बॉडी लैंग्वेज को चेंज कर लिया करता था। तो 15 साल की उम्र में कुछ ऐसा हुआ कि बस सारी चीज़ें कंट्रोल से बाहर हो गई। मेरे सारे जो थॉट्स थे बस एक्सप्लोड कर गए। जून के महीने की एक रात थी और मेरे इलाके में कुछ सेलिब्रेशन हो रही थी। मैं अपने किसी दोस्त के साथ चल रहा था, जा रहा था, और लड़कियों के बारे में हम बात कर रहे थे। मेरा रिसेंट एक ब्रेकअप हुआ था, एक लड़की ने मेरा दिल तोड़ा था और वो भी अपनी कहानियां मुझे बता रहा था, और तभी हम एक बेंच पर बैठे। उससे बात करते हुए अचानक से मेरे मन में बस वो वाला थॉट आ गया। पता नहीं कहाँ से मेरे दिमाग में, मेरे ब्रेन, मेरे माइंड में अचानक से एक विचार फूट के बाहर आया कि मुझे अपना दोस्त बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है और मेरा शायद उसको किस करने का मन हो रहा है। बस एक ही चीज़ मुझे याद है कि बड़ा अजीब लगा था, बड़ा वियर्ड सा लगा था। ये विचार मेरे मन में क्यों आया? ऐसा थॉट मेरे दिमाग में कैसे आ रहा है? मेरे को तो आज तक किसी आदमी से अट्रैक्शन हुई नहीं। मैंने तो कभी अपने सेक्सुअलिटी को क्वेश्चन किया नहीं। मुझे याद नहीं कि इस थॉट के आने के बाद मुझे कभी पैनिक अटैक हुए हों, पर यह चीज मैं परफेक्टली याद कर सकता हूं, देख सकता हूं कि कैसे मेरे कंपल्जन्स शुरू हुए। क्योंकि इससे पहले जब मेरे कंपल्जन्स होते थे तब अक्सर वो मेरे को बड़े नॉर्मल लगते थे और मैं करता रहता था, और मुझे कभी उनमें फर्क नहीं दिखाई देता था क्योंकि वो मेरी लाइफ को इफेक्ट नहीं करते थे। पर इस बार चीजें बहुत अलग थीं। उस विचार के आने के करीब 1 महीने के बाद मैंने एक लड़की को डेट करना शुरू किया जो मेरी क्लास में थी, मुझे पसंद थी, तो मैं उसके साथ रिलेशनशिप में चला गया। शुरू शुरू में सब परफेक्ट रहा, पर धीरे धीरे मेरे दिमाग में ये विचार आने लगा कि मेरी सेक्सुअलिटी क्या है, मेरी सेक्सुअल ओरिएंटेशन किस टाइप की है। मुझे याद है कि जब मैंने उसे किस किया था और मैंने इस बात का पूरा ध्यान रखा, अपने को पूरा श्योर करने की कोशिश की कि मुझे उसको किस करने का मन कर रहा है ना, क्या सच में मुझे उसे किस करके एंजॉयमेंट तो फील हो रहा है ना। मतलब क्या एक आदमी को किस करने के मुकाबले एक लड़की को किस करने का मन मेरा होता है? मेरे को डाउट आया, मेरे दिमाग में ये सवाल दौड़ने लगे। और जब जब मैं अपनी गर्लफ्रेंड को अप्रोच करता, हमेशा चेक करता कि क्या मैं उसके प्रति अट्रैक्टेड हूँ, क्या मुझे उसके लिप्स पसंद आ रहे हैं, क्या मुझे उसकी बॉडी पसंद है। और साथ ही साथ मैं कंपेयर करता कि आदमी के मुकाबले क्या औरतों से, क्या लड़कियों से मैं ज़्यादा अट्रैक्ट होता हूँ।
हर दिन जब भी हम मिलते मैं घर आता और बार बार सोचता, मैं पूरी तरह से श्योर हूँ, 100% श्योर हूँ कि मैं स्ट्रेट हूँ, मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए इस बारे में, मुझे इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। पर यह विचार बार बार मेरे दिमाग में आता रहता, बार बार आता, और मैं उसको करेक्ट करता, मैं फिर से उसको चेकिंग करता, मैं फिर से देखता, बार बार अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोचता और बार बार चेकिंग करता। जब उससे मिलता तो भी चेकिंग करता, मिल के घर आता तो भी चेकिंग करता, और कई बार मैं मास्टरबेशन करता था तब भी मैं चेक करता था। मैं श्योर करना चाहता था खुद को कि मैं होमोसेक्सुअल नहीं हूँ, और मैं अपने लाइफ के काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस को रिकॉल करने लगता था जिससे कि मैं चेक कर सकूं कि हाँ मैं हेट्रोसेक्सुअल ही हूँ। मुझे याद है कि तब मैं सोचा करता था कि मैंने तो लाइफ में हमेशा फुटबॉल खेला है और कई सारे लड़कों के साथ मैंने ड्रेसिंग रूम शेयर किया है, हम कपड़े उतार के चेंज किया करते थे, साथ में हम शॉवर लिया करते थे, नहाया करते थे, और कभी भी मुझे उन लड़कों को देखकर कभी कोई सेक्सुअल थॉट नहीं आए। इसका मतलब है कि मैं स्ट्रेट हूँ। तो ऐसे कई सारे विचार मैं बार बार दिमाग में ला ला के चेक करता रहता था और खुद को कंफर्म करने की कोशिश करता था कि मैं स्ट्रेट हूँ। ऐसे में एक बहुत बड़ी रिलीफ की फीलिंग मुझे आती थी, पर थोड़ी देर के लिए ही आ पाती थी, और फिर वो थॉट मेरे दिमाग में आ जाता था, बार बार आता रहता था। उसी पैनिक स्टेट में, घबराए हुए मेंटल स्टेट में, मुझे याद है कि मुझे इंट्रूसिव थॉट्स अपने फादर को लेकर भी आ गई। बस ये तो बहुत हो गया, बस इसके बाद तो हद ही पार हो गई। हालांकि मैंने कुछ लड़कियों के साथ डेटिंग की थी, कुछ लड़कियों को मैंने गर्लफ्रेंड बनाया जिनसे मैं मिलता था, बाहर जाता था, हम मूवी देखने जाते थे, और 2 साल तक मैंने कुछ लड़कियों के साथ दोस्ती भी की, ऑनलाइन भी दोस्ती की, मिला भी उनसे। पर धीरे 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 2 साल के अंदर अंदर चीज़ें बहुत वर्स हो गई। मैं अपनी इन ऑब्सेशंस को बार बार फीड करता था और कंपल्जन्स में इंगेज हो जाया करता था। मुझे बार बार ये लगता था कि मुझे अपनी सेक्सुअलिटी को चेक कराने की ज़रूरत है, मुझे देखना पड़ेगा कि मेरी सेक्सुअल ओरिएंटेशन है क्या। इस तरह से मैं नहीं जी सकता, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। मैं बस यही सोचता रहता था। जब भी मैं अपने स्कूल में फुटबॉल खेलने के बाद ड्रेसिंग रूम में जाता था तो मैं सैकड़ों तरीके की रीएश्योरेंसेस अपने को देता रहता था, और मैं घबरा जाता था जब भी मेरे जेनिटल्स में कोई सेंसेशन मुझे महसूस होती थी। मैं ये चेक करने लगा था कि क्या मुझे इरेक्शन होता है लड़कों के बारे में सोच के या उन्हें देख के, उनके कपड़ों को, उनके अंडरगारमेंट्स को देख के क्या मुझे इरेक्शन हो रहा है। और कभी अगर मुझे थोड़ी सी भी फीलिंग आ जाती थी, बस मैं पागल हो जाता था, मैं बिल्कुल घबरा जाता था, मैं अंदर से डर जाता था बुरी तरह। मेरा जो ओसीडी था वो स्टार्ट हुआ था कुछ पर्टिकुलर लोगों के बारे में सोच के, जिसने दिन ब दिन मेरे ओसीडी को वर्स कर दिया। ये सब ऐसे ही चलता रहा, और कुछ समय के बाद मेरे मन में ये विचार आए कि ये जो इतने अजीब अजीब सी चीज़ें मैं इतने सालों से कर रहा हूँ, अपने बॉडी मूवमेंट्स को चेक करता हूँ, ना जाने अपने मन में अपनी थॉट्स को चेक करता रहता हूँ, कई कई तरह से अपने बारे में काफ़ी सारी पुरानी बातें याद करता रहता हूँ, रिकॉल करता रहता हूँ ताकि मैं श्योर हो सकूँ। इनको दूर करने का बस एक ही तरीका है कि मैं अपनी कंपल्जन्स को करना बंद कर दूँ। थोड़ा तो इससे मुझे हेल्प मिली, पर मुझे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो जाती थी और बिल्कुल ऐसा लगता था कि बस मैं मरने वाला हूँ। और जब भी मैं होमोसेक्सुअलिटी का कहीं मीडिया में जिक्र सुन लेता था, कुछ बात करते हुए किसी को सुन लेता था, कहीं पढ़ लेता था, तो उस टाइम तो बस मेरा दिमाग बुरी तरह डर जाता था। और अक्सर मैंने लड़कों के साथ टाइम स्पेंड करना भी बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे डर लगता था कि कहीं ये सब थॉट मेरे मन में ना आने लगे या मुझे उनको किस करने का मन ना करने लगे। तो थोड़ा बहुत तो मुझे हेल्प मिली, बट फिर भी ये थॉट्स मेरे दिमाग में चलती तो रहती थी। धीरे धीरे समय निकलता गया और मैं अपने फर्स्ट ईयर कॉलेज में आ गया। तब मुझे अपनी एक्चुअल पार्टनर, मेरी लाइफ पार्टनर मिली, और अभी तक की सबसे केयरिंग पार्टनर थी ये मेरी। हमने बात करनी शुरू की और फिर हमने एक दिन किस किया। मैं बहुत खुश हुआ, पर ये जो खुशी थी ये 2 दिन के अंदर अंदर चली गई। फिर मैं एक पार्टी में गया और वहाँ पर ये सब सेक्सुअलिटी को लेकर जो थॉट्स थी मुझे फिर से आने लगी। पर इस बार एक फ़र्क था। ये सेक्सुअलिटी की थॉट्स जब भी दिमाग में आती थी तो इस बार मैं अक्सर देखता था कि ये जो मेरी गर्लफ्रेंड है इसके भी ख्याल मेरे दिमाग में आने लगे हैं, जिस वजह से मेरे लिए और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता था इन थॉट्स को निकाल पाना, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होता था। मैं उसके साथ था, उसके साथ रिलेशनशिप में था, और मुझे बड़ा गिल्टी होता था कि उसके साथ रिलेशन में होकर मुझे ये थॉट्स क्यों आ रहे हैं, कैसे आ सकते हैं।
मैं अपने को रीएश्योर करने लगता था और अपने को बार बार ये दिलासा देता था कि नहीं, मैं उसके लिए कमिटेड हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ, वो ही अकेली मेरी लाइफ में है और कोई नहीं है। पर ये सब होते होते मेरे सिम्टम्स और ज़्यादा वर्स हो गए। इस हद तक ये सिम्टम्स मेरे बढ़ गए, मेरी ये ऑब्सेशंस कंपल्जन्स बढ़ गई, मेरी चेकिंग बढ़ गई कि मैं अब कार्टून भी नहीं देख पाता था, क्योंकि मुझे कार्टून देखने का काफ़ी शौक था बचपन से। इनफैक्ट कार्टून में भी मुझे जो मेल कैरेक्टर होते थे उनको देखकर भी अब डर लगने लगा था। गली मोहल्ले में चलना, कॉलेज में लड़कों के साथ क्लास में बैठना, अपने टीचर प्रोफेसर को देखना, अपने कॉलेज के कॉरिडोर में कैंपस में चलते दौरान हर समय मैं डरा रहता था। हर समय मेरे दिमाग में ये विचार घूमते रहते थे और मुझे सरदर्द रहने लगा। कोई ऐसा दिन नहीं होता था जब मैं सुबह सोकर उठूं और मुझे इंट्रूसिव थॉट ना आए, और कोई ऐसी रात नहीं होती थी जब सोने से पहले मुझे ये इंट्रूसिव थॉट्स ना आए हों। एक दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि बस अब बहुत हो गया, अब मैं इस तरह से नहीं कंटिन्यू कर सकता, इस तरह से ज़िंदगी नहीं चलेगी, नहीं तो मैं मर जाऊंगा किसी दिन। और मैंने गूगल पर इंफॉर्मेशन देखनी शुरू की। मुझे पता चला कि ओसीडी नाम की कोई बीमारी होती है और मैंने ओसीडी के बारे में जानना शुरू किया। खासकर मुझे प्योर ओसीडी के बारे में पता चला। ज़्यादा तो मैंने उस टाइम नहीं पढ़ा और मैंने इस इंफॉर्मेशन को पढ़ के नेग्लेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया, और उसका अंजाम भी मुझे भुगतना पड़ा, क्योंकि अगले कई महीनों तक मैं और भी ज़्यादा परेशान रहा और भी ज़्यादा दर्द मुझे महसूस हुआ। मेरे दिमाग, मेरा मन, मेरा शरीर हर तरह से बस डरा रहता था। फाइनली मैंने फिर से डिसाइड किया कि मैं गूगल पर फिर से थोड़ी इन्फॉर्मेशन चेक करता हूँ। लास्ट टाइम मुझे कुछ ऐसा ओसीडी जैसा कुछ मिला था, ज़रा थोड़ा और जानने की कोशिश करता हूँ। और मैंने ओसीडी के बारे में, प्योर ओ के बारे में थोड़ा और पढ़ना शुरू किया और इंट्रूसिव थॉट्स के नेचर के बारे में भी पढ़ना शुरू किया। तब मैंने देखा कि ये तो मेरी पूरी लाइफ को डिस्क्राइब करता है डिसऑर्डर। सब कुछ इस डिसऑर्डर में मेंशन है जो कि मेरे साथ आज तक हुआ है। बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला मुझे, एक अजीब सी सेंसेशन मिली कि फाइनली मुझे पता चल गया कि मुझे क्या है, मेरे साथ आज तक क्या हुआ है, मुझे फाइनली पता चला। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही रिलीफ मिला। इतने सालों के इमोशनल पेन के बाद फाइनली मुझे समझ में आ गया कि मेरे सर में ये चल क्या रहा है। मैं पागल नहीं हूं, मुझे ये समझ में आ गया, और मैं अकेला भी नहीं हूं, मुझे ये भी समझ में आ गया। 2 और 3 महीने के बाद मैंने साइकाइट्रिस्ट के साथ अपनी एक अपॉइंटमेंट फिक्स की, ताकि मैं उनसे भी एक बार डायग्नोसिस ले लूं और प्रोफेशनली मुझे एक डायग्नोसिस मिल जाए कि मुझे ओसीडी है। और जब मुझे साइकाइट्रिस्ट का डायग्नोसिस मिला तो उसके बाद मैंने एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को भी विजिट करना शुरू किया, क्योंकि मेरे साइकाइट्रिस्ट ने मुझे ऐसी इंस्ट्रक्शन दी थी कि तुम थेरेपी ज़रूर लेना, क्योंकि ओसीडी काफ़ी ट्रिकी डिसऑर्डर है, काफ़ी ट्रिक्स खेलता है हमारे साथ, हमारे को काफ़ी डिसीव करता है। पर जब मैं अपने पहले साइकोलॉजिस्ट को मिला तो मुझे लगा कि शायद वो मेरे ओसीडी को समझ नहीं पाए हैं, या शायद वो इसे ठीक नहीं कर पाएंगे। सो धीरे धीरे कई सारे साइकोलॉजिस्ट को मिलने के बाद मुझे समझ में आया कि हर साइकोलॉजिस्ट ओसीडी को ठीक नहीं कर सकता। हर बार मैं थोड़ी मेहनत करता, साइकोलॉजिस्ट के साथ ट्रीटमेंट लेने में आगे बढ़ता, फिर कोई नया साइकोलॉजिस्ट अप्रोच करता, फिर मेहनत करता, फिर थोड़ा सा बेटर हो जाता, फिर एक नए साइकोलॉजिस्ट के पास चला जाता। तो ये प्रोसेस चलता रहा। मुझे आज समझ नहीं आता कि मैं इतने जो साइकोलॉजिस्ट बदलता था, क्या ये मेरे ओसीडी की वजह से था या ये साइकोलॉजिस्ट के मेरे को ठीक ना कर पाने की वजह से था। मैं आज भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ इस बारे में। मुझे नहीं पता कि हर साइकोलॉजिस्ट के पास जितनी भी ड्यूरेशन के लिए मैंने ट्रीटमेंट लिया वो किस वजह से फेल हुआ, मैं इस पर श्योर नहीं हूँ। पर ये बहुत ही टफ एक रास्ता रहा है मेरे लिए, बहुत ही टफ जर्नी रही है, बहुत से अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। कभी कभी मेरे को इतना अच्छा लगता था कि अरे मैं अब बेटर हो रहा हूँ और अब दुनिया की कोई ताकत मुझे बेटर होने से रोक नहीं सकती, अब दोबारा से मैं वैसा फील नहीं करूँगा जैसा मैंने आज तक फील किया है। पर कुछ ही टाइम के बाद एक बड़ा बुरा फेज़ आ जाता था जहाँ मैं इतना रोता था कि बस मुझे लगता था अब तो इस जीवन को ख़त्म कर देना चाहिए, सुसाइड कर लेना चाहिए, और इससे बदतर ज़िंदगी शायद और नहीं हो सकती। तो ऐसे अप्स एंड डाउन्स होते रहते थे। आज भी इतने टाइम से ट्रीटमेंट लेने के बाद भी मेरे अप्स एंड डाउन्स होते हैं, मेरे अच्छे और बुरे दिन होते हैं, अच्छा फेज़ बुरा फेज़ आता रहता है। पर धीरे धीरे मेहनत करके मैं उस पॉइंट पर पहुंच गया हूं जहां अच्छे दिन ज़्यादा दिन तक टिकते हैं बुरे दिनों के मुकाबले, अच्छा फेज़ लंबा टिकता है बुरे फेज़ के मुकाबले। मैंने अपनी थॉट्स को एक्सेप्ट करना सीख लिया है और यही सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट रहा है। और ये शुरू से ही मेरे साइकोलॉजिस्ट ने मुझे बोला था कि इन थॉट्स से डील करने के लिए जो एक्सेप्टेंस डेवलप करनी है वही सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट होगा। इसलिए
तुम्हारे को धीरे धीरे पेशेंस के साथ आगे बढ़ना है। ये मेरे शुरू से ही साइकोलॉजिस्ट ने मुझे बताया था। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं है कि तुम इन थॉट्स को आने दो और दिमाग पर इनको हावी होने दो। एक्सेप्टेंस का मतलब ये है कि तुम बस इन्हें यहां रहने दो और इनके साथ स्ट्रगल मत करो। कहीं ना कहीं दिमाग के किसी कोने में वो रहेंगे, उन्हें रहने दो। उनके साथ किसी तरीके की स्ट्रगल, फाइटिंग मत करो। तो ऐसे में मैंने लर्न किया है कि कैसे ओसीडी की जो साइकिल होती है उसमें खुद को इंगेज ना किया जाए, उसमें खुद को ना उलझाया जाए और फोकस किया जाए अपने प्रेजेंट मोमेंट पर और एंजॉय करने की कोशिश की जाए उस काम को जो कि मैं किसी भी मोमेंट में कर रहा हूं। आज मैं एक ऐसे पॉइंट पर आ गया हूं अपनी लाइफ में जहां मैं इंट्रूसिव थॉट्स के साथ भी अपने पार्टनर के साथ स्पेंड किया हुआ टाइम एंजॉय कर सकता हूं और उनको कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली ऑलमोस्ट उन्हें बस डिसमिस कर सकता हूं, दिमाग से निकाल सकता हूं। ओसीडी रिकवरी मेरे नज़र से एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। कोई ऐसा पॉइंट नहीं आएगा जब आपके मन में ये सारी थॉट्स इंट्रूसिव वाली खत्म हो जाएंगी। ऐसा नहीं आता। हर वक्त, हर समय अपनी जर्नी में आप कुछ नया लर्न करते हो और हमेशा आप यही देखते हो कि कैसे आपका दिमाग आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, आपको डिसीव करने की कोशिश कर रहा है। और जितना ज्यादा आप ये देखते रहते हो उतना ज्यादा आप अपने ब्रेन से ऊपर उठकर अपने को समझकर, अपने प्रॉब्लम को समझकर उससे डील करने का नया तरीका सीख ही लेते हो। मेरे केस में, मेरे मामले में वैसे तो सेक्सुअलिटी आज भी मेरे ओसीडी की मेन थीम है, पर मेरा जो दिमाग है वो मुझे कई और तरीके से मुझे बेवकूफ बनाने की, मुझे उलझाने की कोशिश करता है। तो मेरे अंदर रिलेशनशिप रिलेटेड ओसीडी थॉट्स भी आती हैं, एग्रेशन और वायलेंस की भी ओसीडी थॉट्स आती हैं। इंपल्सिव ओसीडी भी मेरे ओसीडी का एक पार्ट है। पर अब चीजें बदल चुकी हैं और मैं काफी प्रिपेयर्ड रहता हूं पहले ही, और मैं इसके ट्रैप में नहीं फंसता। ओसीडी के अपने दिमाग के ट्रैप में नहीं फंसता और यही अगर समझ में आ जाए तो ओसीडी को ओवरकम करने का तरीका आ जाता है। और ये मैं आज इस पॉइंट पर सीख चुका हूं, समझ चुका हूं अच्छे से। ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए तो सीबीटी ने ही मुझे काफी हेल्प किया। वही एक ट्रीटमेंट था जो मेरे लिए मेनली वर्क किया है। और साथ ही मेडिटेशन ने, माइंडफुलनेस ने मेरे को बहुत हेल्प किया है। करीब 1 साल हो चुका है जब मैंने मेडिटेट करना शुरू किया था और मुझे लगता है कि ओसीडी की रिकवरी में ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्पेशली जब आपको सेक्सुअल या वायलेंस वाला या रिलेशनशिप वाला ओसीडी हो, जैसा कि मेरे केस में रहा है और मैं अपने ही बारे में अच्छे से बता सकता हूं, तो ऐसे में मुझे लगता है कि ओसीडी की रिकवरी में माइंडफुलनेस मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है। ये आपको हेल्प करता है कि आप अपनी थॉट्स को बस थॉट्स की तरह देख पाएं, उनके साथ इन्वॉल्व ना हो, इंगेज ना हो, उनके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल ना करें, संघर्ष ना करें। ये सब देखने में, ये सब समझने में, अपनी थॉट्स को जैसा है उनको एक्सेप्ट करने में माइंडफुलनेस ही हेल्प करती है और इसी ने मुझे हेल्प किया भी है। दूसरे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ओसीडी की रिकवरी में, जैसे कि डाइट आपकी अच्छी होनी चाहिए और साथ ही साथ किन लोगों के आसपास आप हैं, आपके कौन लोग दोस्त हैं, किन लोगों के साथ आप आसपास घिरे हैं, यह भी बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अक्सर आसपास के लोग आपके ओसीडी को बड़ा नेगेटिवली देखते हैं, आपको बड़ा नेगेटिवली देखते हैं, जिससे कि आपके मन में खुद को लेकर बहुत नफरत आ जाती है, गिल्ट आ जाता है और ऐसे में आप अपने ओसीडी से डील नहीं कर पाते। नेगेटिविटी की वजह से आपका स्ट्रेस बढ़ता है और ओसीडी बढ़ जाता है। मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे हमेशा से गाइड किया है और हमेशा मेरे को सपोर्ट किया है। शायद इसी वजह से मैं अपने ओसीडी को काफ़ी हद तक ओवरकम कर पाया हूँ। अच्छा खाना खाने से और साथ ही अपने आसपास अच्छे लोगों के होने से आप अपनी इस ओसीडी की रिकवरी की जर्नी को आसान बना ही देंगे। सपोर्टिव लोगों का आसपास होना बेहद ज़रूरी है। और यकीन मानिए, शायद आपको मेरी बात का विश्वास ना हो, पर ओसीडी रिकवरी में एक बड़ी सुंदर बात है, एक बड़ी लाजवाब चीज़ है कि ओसीडी ने मुझे खुद को समझने में हेल्प की है। तो जैसे जैसे मैंने अपने ओसीडी को समझना शुरू किया, मुझे समझ में आया कि कैसे स्ट्रेस, मेरी इमोशंस मेरे ओसीडी को बढ़ा देती हैं। कैसे मैं अपने स्ट्रेस को और इमोशंस को पॉजिटिव रख के अपने ओसीडी को रिकवर कर सकता हूं। कैसे ये जो सोशल एंजाइटी होता है, मतलब कि दूसरे लोगों की प्रेजेंस में जब मुझे ओसीडी का कंपल्शन परफॉर्म करने की एक बड़ी स्ट्रांग अर्ज आती है, तो ऐसे में मैं क्या कर सकता हूं जिससे कि मेरा ओसीडी कम हो जाए और मैं क्या ऐसा सोचूं जिससे कि मुझे ओसीडी डील करने में हेल्प मिले। मेरा सेल्फ कंट्रोल बहुत अच्छा हुआ है, मेरे अंदर पेशेंस बहुत डेवलप हुई है, मेरे अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज
एम्पैथी और कंपैशन बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है। मैं दूसरों के साथ अब ज़्यादा हमदर्दी करता हूँ, दूसरों की मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को लेकर ज़्यादा अच्छे से जानकारी भी रखता हूँ और उनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग रखता हूँ। मेरे अंदर एम्पैथी की बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है, मेरे अंदर हमदर्दी बहुत बड़ी है दूसरों के साथ। शायद मैं कह सकता हूं कि अगर मुझे ओसीडी ना होता तो शायद मैं अपने आसपास दुनिया से, अपने आसपास के लोगों से इतनी ज़्यादा हमदर्दी ना कर पाता जितनी कि आज मुझ में है। इस वजह से मैं बहुत खुश रहता हूं, मैं बहुत कनेक्टेड रहता हूं अपने आसपास के लोगों से, क्योंकि मैं उनके दर्द को समझ सकता हूं और उनके मन में चल रहे स्ट्रेसेस और एंग्जाइटीज़ को भी देख सकता हूं, जांच सकता हूं, समझ सकता हूं। इसलिए मैं बड़ी गहराई से बहुत खुश हूं। ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करता हूं अपनी लाइफ के प्रति, भगवान के प्रति, कि मुझे ओसीडी हुआ क्योंकि मैं अपनी लाइफ को बेटर कर पाया और मैं बहुत ही कंपैशनेट बन पाया। हालांकि मैं चूज नहीं करूंगा, मैं नहीं चाहूंगा कि मुझे ओसीडी हो या किसी को भी ओसीडी हो, पर हम इंसान कौन होते हैं इस बारे में क्वेश्चन करने वाले। जैसा नेचर ने हमें बनाया, जैसा भी हमारी प्रकृति ने हमारे को बनाया, हमें उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है और इसी के साथ जीते हुए अपनी लाइफ की क्वालिटी को बेटर करना पड़ता है, अपने स्तर को, अपने लेवल को बढ़ाना पड़ता है, अपने अंदर ज़्यादा खुशियों को समेटना पड़ता है और अपनी लाइफ में सेटिस्फेक्शन को बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है कि यही ओसीडी है, यही मेरा स्वभाव है, यही मेरा नेचर है और मैं ऐसा ही हूँ। इसलिए हमें अपने लाइफ में खुशियों को बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए और माइंडफुलनेस मेडिटेशन, सीबीटी और ऐसे जितने भी साइकोलॉजिकल हेल्प मैंने ली है, मैंने बुक्स भी पढ़ी हैं, इन सब की मदद से मुझे एक चीज़ समझ में आई है कि अपने लिए और दूसरों के लिए एम्पैथी और कंपैशन ज़रूर रखना चाहिए। तभी इस ओसीडी की रिकवरी को आसान बनाया जा सकता है, अपनी नेगेटिव इमोशंस को हील किया जा सकता है। और लास्ट में कहूँगा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी, ऐसे लोगों के बीच रहें जिन पर आपको भरोसा हो, जो आप पर भरोसा करते हो, जो आपको अपनी प्रॉब्लम से डील करने में सपोर्ट करते हो और किसी ना किसी तरह से सहानुभूति रखते हो या एम्पैथी रखते हो, हमदर्दी रखते हो कि जिस स्ट्रगल से आप गुजर रहे हैं इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपका कोई दोष नहीं है, ये कोई सेल्फ कंट्रोल का इशू नहीं है कि जिसे बस चुटकी बजाते ही हैंडल किया जा सकता है। ऐसे लोगों के बीच होना बेहद ज़रूरी है जो कि समझते हो कि ओसीडी एक न्यूरोलॉजिकल इलनेस है, एक ऐसी बीमारी है जिसको कि शायद अगर क्योर नहीं किया जा सकता पर इसके साथ बेटर तरीके से जिया जा सकता है और इसमें एक सफरर की, एक पेशेंट की कोई गलती नहीं है, ये उसकी गलती से नहीं हुआ है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे कि जानबूझकर पैदा किया जाता है। इसलिए ऐसे लोगों के बीच रहना बेहद ज़रूरी है जो कि ओसीडी के नेचर को और ओसीडी के पीछे की साइकोलॉजी को थोड़ा सा ही सही पर समझते ज़रूर हों और साथ ही आपको सपोर्ट करते हों, हेल्प करते हों। यही काफ़ी है, यही बहुत है कि जिससे कि ओसीडी से डील किया जा सकता है और इसकी रिकवरी को आसान बनाया जा सकता है, क्योंकि आखिरकार हमें रहना तो लोगों के ही बीच होता है। तो इन लोगों का, ऐसे लोगों का हमारे आसपास होना बेहद ज़रूरी है जो कि हमें सपोर्ट कर सकें, हमारे ओसीडी को समझ सकें। तो ये रही आज की स्टोरी ओसीडी को लेकर। उम्मीद है इस ओसीडी की स्टोरी से आपको कुछ इनसाइट्स मिलेंगी, आपको अपनी ओसीडी की रिकवरी में काफ़ी डायरेक्शन मिलेगी, आपको गाइडेंस मिलेगी, कुछ ऐसी इनसाइट्स, कुछ ऐसी थॉट्स, कुछ ऐसे आइडियाज़ जो कि आपको अपनी रिकवरी में आगे हेल्प कर सकें और आपकी जर्नी को आसान बना सकें। तो ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।